ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। सिंध के नौजवान सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा 8 रोज़ बाद आज बिलाखिर दर्ज हो गया है। उनका ये जो केस है, जो मर्डर है, इस पर हम प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि सहाफ़त में और सोशल मीडिया एक्टिविज़म में क्या फ़र्क है, उसके ख़तरात क्या हैं। साथ ही आज प्रोग्राम में शामिल होंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट और वो बताएंगे कि वहाँ पर गज़ा के मामले पर जो एक्टिविज़म नज़र आ रहा है यूनिवर्सिटी कैंपसेस पर, अमेरिका जैसे मुल्क में स्टूडेंट्स को क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन आगाज़ करेंगे आज के दिन जो छुट्टी मनाई गई, आपने मनाई होगी जी, यौम तकबीर था, बॉम्ब डे था आज हमारा। तो कल रात बैठे बिठाए ये सामने आया ऐलान कि जी कल छुट्टी होगी, वरना कोई तैयारी नहीं की थी हमने। 26 साल हो गए। 26 साल हो गए जी, कुछ ऐसे। हाँ 26 साल हो गए। और कल रात शाम को 6 बजे आपको याद आया कि सर जी इस पे छुट्टी करते हैं आप। अच्छा, पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आई एम अ फैन ऑफ द बम। ओके, मुझे बम पसंद है और मैं जौहरी हथियार के हक में हूँ, ठीक है। लेकिन आपका डिस्क्लेमर है, ये मेरा डिस्क्लेमर है और ये हक है। सच आप जाके मतलब पुराने क्लिप्स मेरे देख लें। आई एम अ बिग बिलीवर, कंसिस्टेंट हर मुल्क के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने चाहिए, नहीं तो फिर कोई दूसरे मुल्क आपके ऊपर चढ़ाई कर देता है। दिस इज अ थिंग। आप इराक से सबके पास होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबके जैसे अमेरिका में हर शहरी के पास असला है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें वहाँ कितना अमन है, जो भी है। हर हफ्ते क्या होता है देखिए आप इसके ऊपर नहीं देखें, दैट इज अ स्लाइटली डिफरेंट कंपैरिजन। यहाँ पर हम स्टेट टू स्टेट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो एक अलग सीन है। हैविंग सेड दैट, कल रात शाम 6 बजे आपको ख्याल आता है कि सर 26 साल पहले हमने बम फाड़ा था, क्यों ना आज हम एक छुट्टी करते हैं। हाँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है या नहीं है, ये मेरी मतलब पतली अक्ल इसको नहीं समझ सकती। हाँ, इसके अंजाम क्या होते हैं। आई मीन पहले ही हमारे पास मेरे ख्याल है कि कम छुट्टियां नहीं होती हैं इस मुल्क में। सुना है कि हम अपनी मईशत को मतलब पुश करना चाह रहे हैं, SIFCs बना लिए, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। मेरी एक जो मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है पाकिस्तान की, उनकी अभी मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था कि एक दिन का शटडाउन अगर आप पाकिस्तान में करते हैं तो कम से कम 120 मिलियन डॉलर USD की एक्सपोर्ट्स का नुकसान आपको पहुंचता है, ठीक है। और 66 मिलियन तो सिर्फ अपैरल और टेक्सटाइल्स में होता है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही टेक्सटाइल्स हैं। अब इस तरह का जो छुट्टी है उसके फिर एक डबल नुकसान होता है। वो क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही अनस्केड्यूल्ड है। 6 बजे किसी को एक ब्रिलियंट आइडिया आया कि जी कल छुट्टी कर देते हैं। आज अगर आप सुबह को निकलते हैं तो आप देखते हैं कि स्कूलों पे ताले लगे हुए हैं, लोग वापस जा रहे हैं। ऑफिसेज में अगले दिन की प्लानिंग और अगले दिन का एजेंडा पहले से ही सेट हो गया है, लेकिन एकदम से ऑफ है। बैंक हॉलीडे है, आपकी ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती। तो आप दोनों दानिशवरों में से कोई मुझे समझाए कि इसकी क्या तुक थी छुट्टी की। यार देखें, मुझे लगता है कि बम को साइड पर कहने वालों, बम को तो मैंने रख दिया बम पे। बाय द वे मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको कि मेरा अपना नज़रिया यह है कि किसी के पास बम नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक चंद लोगों के पास है और मेरे पड़ोसी के पास है तो मुझे भी रखना पड़ेगा। सर आई एम विद यू, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ हथियार ही नहीं होने चाहिए दुनिया में। अब मैं आपको बता भी रहा था कि तालिब इल्मी के ज़माने में मेरी थीसिस थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पे। अमेरिकन के सामने बैठ के मैंने उसको डिफेंड किया, मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि क्यों पाकिस्तान उस वक्त डिक्लेयर नहीं था, बहुत पुरानी बात है, सीक्रेट हमारा प्रोग्राम चल रहा था। तो बम को हम साइड पर रख देते हैं। छुट्टी का मेरा अपना ये ख्याल है कि मियाँ साहब उसको ट्रीट करते हैं एज बिग अचीवमेंट के मैंने बम फाड़ा। 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं है। और उनका ये जो वापसी का सफ़र है वो ज़ाहिर शान शौकत से करना चाह रहे थे कि मैं वापस पार्टी की सदारत संभाल रहा हूँ। होना ये इजलास 11 मई को था, तो मशवरा लोगों ने दिया होगा कि सर 28 मई को करें ना, वो आपका दिन है। और फट के आए आप स्क्रीन पर, फटा पोस्टर निकला नवाज शरीफ। ये थोड़ा इस तरह का सीन है। तो मुझे लगा कि ये इसीलिए थोड़ा सा लेट आफ्टर थॉट एक होती है ना, इतने वाले सोच रहे होते हैं कायद को किस तरह से खुश करें। कायद जो थोड़ा सा मायूस फिर रहा है, मेरे साथ इलेक्शन में हाथ हो गया, मेरे साथ, कायद को कैसे बताएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। मियाँ साहब भी बहुत मज़ेदार हैं। वो जिस तरह की आज पता नहीं स्पीच में हम बात कर लेंगे, लेकिन
आपको याद है किसी ज़माने में नारा होता था कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम आपके साथ हैं। वो मजाक मजाक में कहते हैं कि ऐसा ना करना कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ कोई भी ना हो पीछे। तो इनके साथ हुआ है, इनके साथ हो चुका है। तो इनको बार बार ये होता है कि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, फैमिली के लोग हैं दूसरे, वो इनको बिल्कुल एतमाद दें कि देखें आप हमारे सरपरस्त आला हैं, आप ही हमारे पोस्टर बॉय हैं, आप ही के दम से ये पार्टी चल रही है, और अगर आप इस दिन ये कर लें, छुट्टी भी दे दें, लोगों को ज़रा ज़्यादा शायद एहसास हो जाए कि मेरा लीडर वापस आ गया है मैदान में। 2 दिन पहले नहीं सोच सकते थे ये तो फिर मुझे पता है कि आपका फैसला नहीं था, मुझे पता है आपका फैसला। अगर हम इतनी एडवांस प्लानिंग करके चलें तो फिर हम एडॉक पे तो नहीं हुए। हाँ, आप भी कुछ अपनी राय दें। मैं कुछ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। मियाँ साहब जो हैं, जब से वो आए हैं वो एक ही तकरीर कर रहे हैं कि 90 में मैंने ये किया ये किया ये किया और मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि वो लूप में इतना फंस गए हैं कि वो जो एक होता है ना कि आप लीडर हैं, आप 40-45 साल से सियासत में हैं, आपने हर ओहदा एंजॉय किया है सिवाय सदर ममलिकत के। कोई फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग जो है, अच्छा शहबाज शरीफ में थोड़ी बहुत झलक आ जाती है, लेकिन बड़े मियाँ साहब जो हैं वो इतने शदीद लूप में फंसे हुए हैं कि वो 1990 से लेके और 2017 के दरमियान का जो पीरियड है, आप लाख कोशिश कर लें वो निकल नहीं पा रहे। वो एक फटीचर सा किस्सा है कि एक साहब जो थे उनको अचानक से वो उनकी सुई अटक गई और वो तकरार कर रहे थे कि गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। तो एक माहिर नफ्सियात उनका दोस्त था, तो उसने उसके साथ बहुत सेशंस किए कि भाई इससे आगे भी कुछ करो। तो फिर वो 4-5 सेशंस के बाद वो ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा जी कि अब आप अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है देखें, आप आगे मुस्तकबिल में क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो उसने कहा कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी करूँ। ओके, उन्होंने कहा ज़बरदस्त, फॉरवर्ड मोशन बिल्कुल करें। हाँ। कहने लगे और फिर ज़ाहिर है, फिर उन्होंने पूछा फिर कहने लगे फिर ज़ाहिर है बच्चे होंगे तो उनकी तालीम और तरबियत पे तवज्जो दूंगा, और मेरा शौक़ है कि बच्चे हों तो मैं उन्हें बहुत अच्छे कपड़े बना के दूँ, शर्ट बनाऊँ, नेकर बनाऊँ। कहने लगे ये भी बहुत अच्छी बात है, फिर आगे क्या करोगे? तो कहने लगे उनके जो कपड़े पुराने होंगे नेकर वेकर, तो फिर मैं उसमें से इलास्टिक निकालूंगा, फिर गुलेल बनाऊंगा और फिर चिड़िया मारूंगा। तो यार इससे निकल के होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि जैसे पीपल्स पार्टी है, 88 तक उन्होंने भुट्टो साहब के साथ या भुट्टो ख़ानदान के साथ जो हुआ वो ज़ाहिर है कि उसकी बुनियाद पे उन्हें वोट पड़ा, हमदर्दी का पड़ा। लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी है वो ज़ाहिर है एक फॉरवर्ड लुकिंग है, एक प्रैग्मेटिक अंदाज में बात कर रही है। मैं प्रॉपर पीपल्स पार्टी ने मैं एक मिसाल दे रहा हूँ यार, मुस्लिम लीग जो है उनका जो कायद है, अब उसको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ और चीज़ें, कुछ और बात करनी चाहिए। मैं वसफ साहब छोटा सा एक आपको क्लिप सुनवा देता हूँ। आज मियाँ साहब ने जो दुखड़े सुनाए नहीं उसमें उन्होंने एक बात उन्होंने क्या थोड़ा सा सुन लेते हैं। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। जमहूरियत को पत्नी से भी आपने उखाड़ा। क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। तो भाई हम तो आज 28 मई है, हम तो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। अब देखो ना वही बात कि लूप में फंसे हुए यौम तकबीर के मौके पे आप साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। फिर इसी तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो सच्चे हैं। मतलब आगे बढ़ो यार, ये तो हो गया ना। एक मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी चाह रहा हूँ कि क्योंकि इनकी नफ्सियात अभी है, वो अपने आप को एज ए विक्टिम देखते हैं। हाँ। और हम अक्सर ये कहते हैं कि जिस पर गुजरती है उसी को पता होता है, ठीक है ना। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जिस बंदे ने जेल भुगती, कोड़े खाए, मुसीबतें देखी, कि वो जब बाहर निकले तो वो
फिट फाट हो, वो फॉरगेट करके आगे बढ़े। चाहे हमारे जब सहाफ़ी उठाए जाते हैं, कुछ भी होता है, हम कहते हैं कि यार अब मत ही पाओ, आगे बढ़ो। मेरा ख्याल है जिस पे गुजर रही होती है, कभी कभी वो नफ्सियात पे उसका बहुत असर होता है, इसलिए ये उस ट्रॉमा को बार बार रिपीट करते हैं। और जब ये वापस आए, अभी इलेक्शन में भी जब जा रहे थे, तो इनकी वो स्पीच वो सारी इसी के गिर्द थी कि मुझे ऐसे निकाला, मुझे यूँ किया। आज भी बल्कि उन्होंने गिनवाया कि जी जिस वक्त मैं था प्राइम मिनिस्टर तो टमाटर कितने के थे, आटा कितने का था, रोटी कितने की थी, ऑलमोस्ट सजेस्टिंग कि अगर मैं अभी तक इक़्तिदार में होता तो शायद मुल्क की तकदीर कुछ और होती। कहने का मकसद ये है कि ये बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि ये माजी को क्यों पीटते हैं। इन्होंने आज भी कहा कि हमारे लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। ये बात तो सही है, हमारे लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। जैसे हमारे जो PTI वाले दोस्त हैं, उनको पिछले 2 साल में क्या हुआ है वो एक एक दिन उनको याद है। उससे पहले जो कुछ हुआ है वो उनको बिल्कुल एक एमनीजिया है कि कैसे इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे, क्या हुआ था, 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था। डिनाइल है, वैसे एक डिनाइल है ना। अच्छा, इनका भी अपना भी एक डिनाइल है। आज इन्होंने ताने मारे इमरान खान साहब को कि आप तो उनके बूटों में बैठ के अच्छा, और ये बात सैकड़ों दफ़ा हो चुकी है। अच्छा, यही इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी इन पे लगाती थी। देखिए ना, हर बंदे, प्रॉब्लम सिर्फ आपकी बात इस लिहाज से सही है कि माजी को कितना कुरेदोगे। अच्छा, और कुरेदोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। देखो यार, आम आदमी और लीडर में एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि आम आदमी विक्टिम हुड का शिकार हो सकता है, यार मेरे नाल न्याय कीता, वो एक आम आदमी है, वो कर सकता है। यार अगर आप लीडरशिप का क्लेम कर रहे हैं तो, और आपको एहसास भी है कि मैं इस लूप में फंस गया हूँ विक्टिम हुड में, अब आप ये देखें कि खुश होने की कितनी चीज़ें हैं मियाँ साहब के लिए, ये कोई नहीं सोचता। इक़्तिदार इनकी फैमिली के पास है, बेटी इनकी चीफ मिनिस्टर है, भाई इनका प्राइम मिनिस्टर है, इनके समधी जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेक्टो वज़ीर ख़जाना भी हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सारी चीज़ें ये इन्हें इत्मीनान नहीं दे रही। अगर इत्मीनान देती तो इनकी तकारीर में रिफ्लेक्ट होता कि वो ठीक है जो हो गया, अब हम आगे का सफ़र कर रहे हैं, और वो भी शरीफ ख़ानदान के साथ ही हो रहा है सफ़र, कोई और तो नहीं आया ना अभी तक। तो ये जो है ना इनसिक्योरिटी, या ये कि कल कुछ ऐसा ना हो जाए, कल ऐसा ना हो जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है शायद इन्हें तो उससे निकलने नहीं दे रहा। ये भी तो एक बड़ी रियल प्रॉब्लम है ना। हाँ ठीक है ना। और इसीलिए अभी देखें, अगेन मैं आपकी बात भी समझ रहा हूँ, और आपकी भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो जो ज़ख्म है वो नहीं भरा, अभी भी उसमें से खून निकल रहा होता है ना, आप देख रहे होते हैं उसको ही वो पहुँच रहे होते हैं। और ये तो किसी चीज़ के पास गारंटी नहीं है ना कि यार कल क्या होगा। इनके साथ कितनी दफ़ा इन्होंने नहीं देखा है, अपनी पूरी अगर इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री निकालो तो एक असर तो पड़ता है। और बिल्कुल लीडर और एक आम इंसान में एक फ़र्क होना चाहिए, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि नहीं होता। ये शायद हमारी एक सोच है और एक मिथ है। आप पूरी दुनिया में देख लें, पूरी दुनिया में देख लें। अब अगर जैसे हम अब बात करते हैं, अगर हम मौजू लाएँ खान साहब की तरफ, ठीक है, आपका क्या ख्याल है कि ये जो जिस तरह इनकी एक सेपरेशन हुई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर ये नो कॉन्फिडेंस वोट आया, अगर ये जेल में से निकलते हैं, आपका नहीं ख्याल कि अगले 10-15 साल यही नारा होगा? इसी चीज़ के इर्द गिर्द सब कुछ घूमेगी ना। हाँ, वो बताएंगे कि मैं जेल में मैं इतना अर्सा गुजार के आया हूँ, मेरे पार्टी के लोगों पे क्या हुआ। तो इनके लिए एक टॉकिंग पॉइंट बन जाता है। हो सकता है 20 साल बाद हमारी जगह कोई और हो, वो यही कह रहे हो कि सर इनमें से इससे अभी आगे भी तो निकलो। देखिए, वो तो ह्यूमन नेचर भी तो होती है ना। इमरान खान के मैंने जितनी कुर्बानियां दी उतने तो पाकिस्तान के किसी लीडर ने दी है यार। हाँ, वो भी कहते हैं, वो भी कहने का मकसद हमारी पॉलिटिक्स इतनी ट्रॉमेटाइज्ड है कि हर लीडर अपने आप को विक्टिम कहता है, और एक लिहाज से है भी सही, और है भी सही, और है भी सही। सारे डसे हुए भी। कोई मुतबादिल कार्ड है ही नहीं ना यार, किसी के पास कोई प्रोग्राम होता है ना। नहीं, और देखें, और जब फिर आप दोबारा अपने विक्टिमाइजर के साथ या उनके एक वर्जन के साथ आपको जाके बैठना पड़ता है, या उसके मिलते जुलते किसी इंसान के साथ, तो एक वो ट्रॉमा कभी ख़त्म तो नहीं होता ना। क्योंकि आपको पता है यार कि ये जहाँ पर मैं बैठा हूँ ना, किसी भी वक्त ये तख्ती उछाली जा सकती है, जिस तरह माजी में 6 बार हुआ है। 6 बार हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी, तो हम बात कर रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ ने 6 साल बाद अपनी पार्टी की सदारत संभाली है। उन्होंने आज कहा कि साकिब निसार साहब का जो फ़ैसला है वो तारीख़ के कूड़ेदान में चला गया। उन्होंने कहा कि 4-5 लोगों ने डिरेल किया एक जमहूरी अमल को, उन्होंने साजिश की, लंदन प्लान की उन्होंने बात की। अब कहने का मकसद ये कि हमारे यहाँ हम वक्तन आप भी सुनते आए हैं, -1 फार्मूला आता है कई बार। हाँ, कि जी बस ये ऊपर से इनको हटा दो, बाकी आप काबिल कबूल हो, ये है वो।
आज उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को कि जी इनको भी बड़ी ऑफर्स थी भाई को तोड़ने के लिए, लेकिन ये भी डटा रहा, जेल गया, ये किया वो किया। तो ये बात भी सही है, कोशिशें तो बहुत हुई थी शहबाज शरीफ को तोड़ने की, कि जैसे वो कभी थे ही नहीं, है ना। खैर ये मिसाल चले आपको थोड़ी सी वो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि नहीं मैं बेद भी नहीं, चाहने वाले भी मौजूद हैं कराची में। वो मिसाल अभी हमारे सामने मौजूद है। मियां नवाज शरीफ ने 6 साल के अंदर जैसे भी करके वापस वो आज उनका बेसिकली इट वाज अ डे फॉर विंडिकेशन जी, कि मैं सुरखरू हो गया। जो उनका मुतालबा था कि मेरे ऊपर ये जो डाकू ये केसेस गलत हैं, मैं विक्टिमाइज हो रहा हूँ, तो चलें आज वो सुरखरू हो गए, उनके लिए अच्छा दिन था। लेकिन केसेस ख़त्म नहीं हुए, केसेस एक बंदे से दूसरे पे शिफ्ट हो गए, इसको यूँ ले लें। देखिए जैसे भी, हाँ, मतलब एक अदालती प्रोसेस ही है ना, जिसके थ्रू वही अदालतें केस करती हैं, नाअहल करती हैं ताहयात, फिर दूसरी अदालत आगे कहती है कि ये बहुत ही सख्त लॉ है, नहीं होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि ये रास्ता कैसे निकला वापसी का। आप एक मोमेंट आप लंदन बैठे हुए हैं, ठीक है, लोग चीखो पुकार कर रहे हैं अपने घर के सामने 24 घंटे, ठीक है ना, फिर आप वापस आ रहे हैं थिंकिंग कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, चलें वो आपको दिखा के वो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब तक कि आपकी पट्टी फिटिंग नहीं होती इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस वक्त तक आप चिगवेरा, लेनिन और वो बनने की कोशिश करते हैं। कोई 1 साल का जो है वो लेनिन बनता है, कुछ मतलब बहुत ही इनकलाबी किस्म का ले भाई मियाँ साहब नो या मिस्टर एक्स नो या मिस्टर एक्स नो, हम समझ आ गई है गल्ला दी ना, अब ये जो है वो मियाँ साहब नहीं है, या अब वो जो है वो बिलावल नहीं है, अब ये वो जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से बड़ा इनकलाबी आज। यस, आई मीन माय गॉड। मतलब ये होता है कि हमसे बात क्यों नहीं कर रहे यार, ये ऐसा क्या मसला है। अच्छा जब बात हो जाती है तो फिर नैरेटिव जो है वो इतने आराम से यू टर्न ले लेते हैं। अच्छा ये कहते हैं जी पीटीआई के चेयरमैन यू टर्न के बादशाह हैं, यार यहाँ हर बंदा यू टर्न का बादशाह है। अच्छा इस वक्त वो यू टर्न नहीं ले रहे बज़ाहिर, वो तो जाहिर है अब ये उनको ज़रूरत नहीं है। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका, ये हमारा रिवायती पैटर्न रहा है, और मियां नवाज शरीफ शायद वो वाहिद शख्स हैं जो -1 होने के बाद दोबारा प्लस हो गए, राइट। अब -1 + 1 0 ही बनता है, इज नॉट वजीर आजम नहीं है, पार्टी की सदारत उनको वापस किसी हद तक बीबी के बारे में भी कह सकते हैं कि उन्हें -1 किया। आप कैसे बारे उनको तो बड़ी कोशिश की, उनको इस तरह मतलब DQ वाला जो सीन था, फिर वो हाँ अगेन शी केम बैक, हाँ एक कोशिश है कि बड़ी की गई, बट अगेन चले हाल में ये आपके सामने एक मिसाल है। अब ट्रेडिशनल पैटर्न यही रहा है, जैसे आपने कहा कि जब आपको निकाला गया तो आप इनकलाबी हो जाते हैं, और बाकायदा हमें याद है GT रोड की रैलीज में बाकायदा जनरल बाजवा का नाम लिया गया था, आपको याद है, उस वक्त बिलीव हो रहा था इस तरह की बड़ी खुल के बात, सियासी बात थी कि आपने क्यों निकाला, ठीक है ना। मैं कभी भी ये जो हमने लेवल देखा है पिछले 2 साल में, आज साकिब निसार का नाम तो धड़ल्ले से ले लिया, और बाकी हाँ वो देखो वो नहीं सिलेक्टिवली बंदा नहीं। कहने का मकसद मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो सोशल मीडिया पे जो हमने फिल्थ देखी है पिछले 2 साल में, मेरा नहीं ख्याल कि चीजें आगे निकलती है ना हमेशा, चीजें आगे वो नेक्स्ट लेवल है ना। I know, मैं ये कहता हूँ कि आप सियासी तौर पे मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हो कि जी आपने ये गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब आप बिलो द बेल्ट में सियासी इख्तिलाफ कब किसने किया है, देखिए बिलो द बेल्ट कौन नहीं गया। चीजें तो अब देखें, अभी तो सारी चीजें ही बिलो द बेल्ट है ना, आई मीन अगर एक तरह से देखा जाए। अब इस वक्त मुझे जो अभी के लिए और हर चीज़ में डिस्क्लेमर लगाना है कि हालत हाजरा को मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है कि वो ट्रेडिशनल पैटर्न ना वो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, और वो इस तरह से थोड़ा सा कि पहले क्या हुआ था कि मियां नवाज शरीफ को भी अपने जेल में डाला, ठीक है, फिर जलावतनी हुई, राइट, बीच में जो भी डील हुई कि यार आप निकल जाएं, हमें तंग ना करें, चीज़ों को चलने दें, और जाहिर है कि उनको डिप्रेशन थी इस चीज़ की, अभी भी है, जो आप उनके हर स्पीचेस में देख रहे हैं ना, बार बार रिपीट हो रहा है। इस वक्त खान को भी जेल में डाला हुआ है, शान जेल में है, और शायद एक मकसद इसका यही होता है कि यार इतना तंग करो कि बंदा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आ जाए, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नज़र नहीं आ रही, राइट। इनफैक्ट एक लिहाज से कुछ एनालिस्ट ये भी समझते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप जितना दबा रहे हो उतनी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा सा वो जो गेम है ना वो हल्की फुल्की सी, ज़्यादा नहीं, डिट्रैक्ट हुआ है, हल्की फुल्की सी गेम पलटी है। माना कि द हाउस हैज़ ऑल द पावर,
जैसी चीज़ें चलती हैं वैसी चलती रहेंगी, लेकिन थोड़े से इसमें फ़र्क आया। अब आप इसको देख सकते हैं कि यार या तो वो बिल्कुल ही अकड़ गया है या तो बड़ी हार्ड बार्गेनिंग हो रही है। दोनों चीज़ें सच हो सकती हैं। मेरे कोई ज़ाती उनके साथ रब्ते नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता। और जो गेम डिसरप्ट हो रही है ना यार, अभी कल भी हम इस पर बात कर रहे थे, ठीक है, चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं है। जब नवाज शरीफ को इस तरह निकाला था और फिर 2018 के इलेक्शन के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें उनके लिए स्मूथ चल रही थी। नॉट नवाज शरीफ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो उस वक्त की जो हाइब्रिड थी। पहले 2 साल तो बड़े सही इस तरह ही निकले ना, या अगर आप पहले धरने से ले लें तो बड़े वन पेज टाइप चीज। उसी तरह का हनीमून मौजूदा हुकूमत भी बना रही है। कोशिश है। लेकिन यहाँ पर अब ओवरऑल कंट्रोल की आप बात करें तो कल हम बात कर रहे थे मलिक रियाज की ट्वीट की। यार ये कोई छोटी बात नहीं थी, इस तरह खुल के आके डिफाइंट होना। आज हम क्या खबर देखते हैं, ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है। हाँ, कि अभी एक छापा होता है बैरिया टाउन के रावलपिंडी दफ्तर पर, और मैं अभी ये अब ज़ाहिर है कि सारी हमारे पास तफसीलात मौजूद नहीं है इस केस में या क्या हुआ है। इतना हमें पता है कि वहाँ का जो रिकॉर्ड है वो ले लिया, और कोई 2, 2.5, 3 घंटे शायद नैब के अफसरान वहाँ पर मौजूद थे। राइट, समा टीवी कह रहे हैं कि जी एक बैरिया एनक्लेव लैंड पर भी एक तहकीकात शुरू हुई है, और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब उनको याद आया कि यार ये जो ज़मीन थी ये तो हमने एक चिड़ियाघर के लिए दी थी आपको, आपने वहाँ पर ये एनक्लेव बना ली है। ये सब ट्वीट के बाद याद नहीं, अब देखिए, अब बिल्कुल हो सकता है, लेकिन के ट्वीट के इसके साथ कोई कतन ताल्लुक ना हो सकता है, लेकिन मुझे फिर याद आता है कि तकरीबन 1 दिहाई गुजर गई है, हाँ, कि नज़िया सैयद अली, फ़हीम ज़मान साहब, दर्जनों इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, तमाम डॉक्यूमेंटेशन, मैप, सैटेलाइट इमेजरी ठक 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 के साथ इनके ऊपर छाप रहे हैं। प्रॉपर डिटेल, ये नहीं कोई अफवाहें हैं, ये नहीं कि कोई इल्ज़ामात हैं, बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के साथ। कुछ नहीं हुआ, और एक ट्वीट आती है और अगले रोज अगर ये इत्तेफाक है तो फिर बड़ा एक और मजे की बात है, चैनल्स ने भी जुर्त का मुजाहरा करते हुए अब पट्टियां चलानी शुरू कर दी हैं। मलिक रियाज नाम जो है, मैं हैरान रह गया जी, पट्टी में मलिक रियाज का नाम, पट्टी में मलिक रियाज, प्रॉपर्टी टाइकून। अरे भाई आज से शुरू, ओके ठीक है। तो देखें अगेन ऑर्केस्ट्रा जब एक सिम्फनी चेंज हो जाती है तो सबने उसी ट्यून पे चलना है। कोई ना कोई थोड़ी बहुत जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना इन ऑर्केस्ट्रा में ना, वो थोड़ी सी जंग आ गई। हाँ, जंग खा हाँ, एक बाजा अगर उससे बाहर निकलेगा लय से, पता है ना वो, तो उसको फिर बाहर अंदर लाने की कोशिश हो जाती है। वक्फा ले लें। सिंध के नौजवान सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल की FIR आज 8वें दिन बिलाखिर रजिस्टर हो गई है। मुकदमा उनकी वालदा की मुद्दत में दर्ज हुआ है और 2 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ है। उन्हें 21 मई को 2 नामालूम मोटर सवारों ने गोलियां मारकर हलाक किया था। ये वारदात हुई थी घोटकी के कस्बे मीरपुर माथेलो के करीब, और उनके हवाले से हम ये जानते हैं कि वो रोज़नामा अवामी आवाज़ के नुमाइंदे थे वहाँ पे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे और इलाके के जो मसाइल हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उस पर वीलॉग्स करते थे, उस पर पोस्ट रखते थे। उनके फेसबुक पे कोई 2,10,000 उनके फॉलोअर्स हैं। उन्हें जब गोलियां मारी गईं तो पहले उन्हें रहीम यार ख़ान ले जाया गया, उसके बाद फिर एयरलिफ्ट करके कराची के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज हुआ, लेकिन वो जहाँ पर नहीं हो सके। उनके इस कत्ल की बड़े पैमाने पर मज़म्मत हुई कराची में, सिंध के दीगर शहरों में, और साथ ही फिर जब उनका जनाजा वापस पहुंचा तो हज़ारों लोगों ने उसमें शिरकत की, क्योंकि वो जो रिपोर्टिंग करते थे उसके लिए वो बहुत पॉपुलर थे। मुख्तलिफ अब थ्योरीज़ गर्दिश कर रही हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि पुलिस उनका केस ख़राब करने की कोशिश कर रही है, उसे ऑनर किलिंग के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ज़रार ये तो पिछले हफ्ते का एक वाक़या इस साल 2024 में 6 सहाफ़ी कत्ल किए गए हैं सिंध में, नहीं पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले सालों में सिंध का अगर आप हिसाब निकालें तो एक और 6-7 आपको आराम से मिल जाएंगे। खुजदार में मोहम्मद सदीक मेंगल, महर अशफाक सियाल इसी माह मई में, खानपुर में सग़ीर अहमद लार, और पंजाब में
ताहिरा नौशीन राना। और 21 मई को जिस दिन नदीम गजरानी साहब पर हमला हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा में एक और डिजिटल जर्नलिस्ट कामरान दावर को भी गोलियों से मारकर कत्ल किया गया। अच्छा, अब एक इशू हमारे सामने ये आ रहा है कि आजकल सिटीज़न जर्नलिज्म भी बहुत कॉमन है, ज़ाहिर है कि जिसके पास भी फ़ोन है, पूरे बल्कि सिंध भर में मैं कहूँगा बहुत सारे हमारे नौजवान सहाफ़ी ऐसे हैं जो अपने इदारों में शायद ख़बरें फ़ाइल नहीं कर पाते, लेकिन अपने वीलॉग्स पे, पोस्टों में वो खुलकर बात करते हैं, नाम लेकर भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, चाहे करप्शन के हों, दूसरे हों। उसमें ज़ाहिर है कि आपकी सेफ्टी पे एक सवालिया निशान आ जाता है, क्योंकि लोग जो है वो फिर जिस तरह इनके पीछे भी ये इल्ज़ाम है कि हथियार लेके वो इनको चेज़ कर रहे थे, काफ़ी दिनों से इनको धमकियाँ मिल रही थी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाड़काना से सहाफ़ी तारिक दुरानी। मैं आपसे ये सिर्फ थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ वैसे ही चाहे सेंसरशिप हो, दीगर हमारे यहाँ प्रेशर्स हों सहाफ़ियों पे, लेकिन अब ये डिजिटल जर्नलिज़म के हवाले से अब उसको पता नहीं जर्नलिज़म कहें भी ना कहें, क्योंकि ना उसका कोई एडिटर है, ना वो डबल चेक होती हैं चीज़ें। इसमें आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि रिस्क कितना ले रहे हैं हमारे नौजवान जब वो सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं बग़ैर सबूत के? जी शुक्रिया। मैं अगर आपको कहूँ ना कि ये डिजिटल आप जर्नलिज्म कह रहे हैं, मैं इसको कहता हूँ बेलगाम घोड़ा। इस बेलगाम घोड़े पे जिसका जब चाहे किसी की भी इज्जत नफ्स के साथ खेल सकते हैं। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चले नौजवान तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ जर्नलिस्ट जो माजी देखे ना, जिसके पास अखबार हो, चैनल हो, वो अपने अखबार पे चलाए, चैनल में चलाए, खबर तो चले ठीक है, उसमें वो तमाम की तमाम चीजें चारों तरफ से देख कर फिर वो फाइल करता है और वो उसका इदारा छापता है या चैनल नशर करता है तो उसको खबर कहा जाता है। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि मैं अगर आपसे नाराज हो गया तो मैं आपके खिलाफ बस अभी अपना फेसबुक खोलूंगा, मेरा कोई पेज बना हुआ होगा, और अगर पेज बना भी ना हो मैं अपने आईडी से आपके खिलाफ बोलना शुरू करूंगा, उसके बाद मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना शुरू करूंगा। वो सच हो या झूठ हो, तो वो मुसलसल फैलता जाएगा और थोड़ी देर बाद हजारों और लाखों में उसकी व्यूवरशिप हो जाती है। आज आप सोशल मीडिया पे बदकिस्मती से हमारे पास नेगेटिविटी इंतहाई ज्यादा है। कोई अच्छी पोस्ट रखेंगे तो उसको लाइक करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, लेकिन आप बुरी पोस्ट रखेंगे उसकी उतनी ज्यादा व्यूवरशिप मिलती है और उतनी ही ज्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। जिस वजह से हमारे नौजवान का तो अपनी जगह, जिनको कुछ नहीं पता, हमारे जर्नलिस्ट, खासतौर पर मैं सिंध की बात करूंगा, सिंध में हमारे जर्नलिस्ट सीनियर्स भी और जूनियर्स भी इसके साथ इनकी उन्होंने शुरुआत कर दी है अपने अखबारों को छोड़कर, अपने चैनल्स को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो सियासतदान हो, वो ताजिर हो, या जिससे वो नाराज होंगे उसके खिलाफ यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू होगी और थोड़ी देर बाद वो जबान जद आम बात होती है, मैं कोई भी इल्जाम लगा दूं तो वही सुना जाएगा जो मैंने इल्जाम लगाया होगा। अच्छा तारिक, इसमें एक चीज मैंने ये बहुत देखा है, नोट किया है कि हमारे जो लोग ये कर रहे होते हैं अपने हिसाब से वो कह रहे होते हैं कि मैं हक और सच की बात कर रहा हूँ, मैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या तरबियत का इशू है या उनको डेफेमेशन का पता नहीं, या वो रिस्क असेस नहीं कर पाते कि ये सब करने से मेरी जान खतरे में, या डायरेक्ट बात करने का ढंग जो है वो इनडायरेक्ट बात करने का ढंग नहीं आता कि उससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और वो मैसेज मुझ तक कन्वे भी हो जाए, ये ट्रेनिंग नहीं है सर। तरबियत नहीं है, खास तौर पर हमारे में इन इलाकों में यहाँ पर तरबियत सहाफ़ियों को दी ही नहीं जाती। यहाँ पर नुमाइंदे तो रख लिए जाते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं कि सालों में भी कोई ट्रेनिंग हो। जब मुझे पता होगा ना कि मैं किसी के खिलाफ अगर कोई खबर चला रहा हूँ, वो कोई ज्यादती कर रहा है, तो उस खबर को इतना बेहतर तरीके से बनाऊं, उसमें सारे के सारे सबूत उसमें इंक्लूड करूं, तो कौन सा इदारा है जो नहीं छापेगा, कौन सा इदारा है जो नशर नहीं करेगा। लेकिन तरबियत न होने की वजह से वो लोग अपने इदारों को उस तरह नहीं बेच सकते, उसमें वो सारी चीजें नहीं शामिल कर सकते, इसलिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। बदकिस्मती से डेफर्मेशन का तो हमारे पास यहाँ पर आप देख लेंगे ना अदालतों में, इंटीरियर में, या जो हमारे ये इलाके हैं लाड़काना, सक्कर, नवाबशाह डिवीजन, यहाँ तो मुझे नहीं पता किसी ने कोई डेफर्मेशन का केस किया हो। आपने किसी के खिलाफ खबर चलाई, उसके खिलाफ सारा जो है यहाँ पर बदनामी हुई, या तो वो आपसे लड़ेगा, न तो फिर वो आपको अपना मुखालिफ समझ कर एक यहाँ पर ग्रुप्स में शामिल हो जाएंगे, ये मेरा मुखालिफ ग्रुप है और ये मेरा हिमायती ग्रुप है। सिर्फ और सिर्फ तरबियत, आज अगर आप सहाफियों को बेहतर तरबियत दे दें तो मैं नहीं समझता कि वो जो खबरें अगर वहां जो फाइल कर रहे हैं और जो इल्जामात लगा रहे हैं सबूतों के साथ अगर देंगे तो उनके इदारे छापेंगे। लेकिन अक्सर और बेशतर कत्ल और तरबियत का तो कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए अमीन अगेन ना हो, हमने नाज़िम जोखियों का केस हमें नहीं याद किया, हाँ, उसको पीट कर मारा गया, कत्ल किया गया। क्यों? क्योंकि वो
जा रहे थे और वो एक वीडियो बना रहे थे। जब मैंने भी उनकी वीडियोस देखी हैं, उनमें कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे थे लोगों के ऊपर, और अगर लगा भी रहे हों तो अगेन आई मीन ये तो कोई जवाब नहीं बनता। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कि आप कह भी रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं बनता। और देखिए नहीं, मैं एक्चुअली ज़रा सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे वो ये रिस्क असेस करें। देखें, रियासत जब तक जागेगी, आपके रेस्क्यू को आएगी नहीं आएगी क्या पता, लेकिन आप ख़ुद ये रिस्क असेस करें कि मैं अगर किसी को एक्सपोज करने जा रहा हूँ, मेरे पास हक़ाइक़ हैं या नहीं है। मैं खड़ा होकर किसी का भी नाम लेके मैं शुरू हो जाऊँ, आज आपका, कल इनका, परसों का, तो मैंने हर तरफ से अपने आप को जो है मैंने सेंसिबली काम नहीं किया अपना। मैंने अपनी जान जो है वो मुश्किल में डाली। आपकी बात मैं ये नहीं कह रहा कि हम विक्टिम को ब्लेम करें, लेकिन हमें ये भी है कि लोगों को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने के लिए हमें उनको भी ये बताना पड़ेगा कि ये जो आपके हाथ में आ गई ये चीज़, ये आपकी जान भी ले सकती है। और मैं वाइंड अप करने से पहले ये बता दूं कि अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं मीडिया पर्सनस के या जर्नलिस्टों के, सिर्फ एक केस में सज़ा हुई है ज़िम्मेदारों को। बाकी तमाम केसेस जो हैं वो या हशप हो गए हैं या वो ज़ेरे इल्तवा हैं या कोई नतीजा नहीं। आप जितने भी रिस्पॉन्सिबल हो गोली नहीं, रिस्पॉन्सिबल से बात आगे बढ़ गई है। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और जैसे आपको पता है कि पिछले कई माह से अमेरिका भर में तुलबा फ़लस्तीन के हक़ में अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं और इसकी काफ़ी कड़ी सज़ा भी मिल रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, UCLA, सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क और दीगर कैंपसेस में पुलिस का मुकाबला करना पड़ा। मुसल्ला अफराद भी वहाँ पर, नामालूम मुसल्ला अफराद वहाँ पर आए, जो बाद में पता लगा कि ज़ायनिस्ट सपोर्टर्स थे। तुलबा को मारा गया, पीटा गया, गिरफ़्तार किया गया और कुछ केसेस में एक्सपेल भी किया गया या सस्पेंड किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नामी काफ़ी है, बहुत मशहूर आईवी लीग यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वहाँ पर भी इस तरह के इनकैम्पमेंट्स हुए और इस तरह के मुजाहरे हुए। और अगरचे हार्वर्ड ने वहाँ पर पुलिस नहीं बुलाई और वहाँ पर मारपीट नहीं हुई स्टूडेंट्स की, सज़ा ज़रूर दी गई है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपने पूरे 4 साल गुजार लिए थे और जिन्होंने अपनी पूरी फ़ीस दी थी, जिन्होंने सारे कोर्सेज अटेंड किए थे और उनकी अच्छी ग्रेड्स भी थी, उनको ग्रेजुएट करने से रोका गया, यानी कि आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो फ़लस्तीन के हक़ में अपनी आवाज़ उठा रहे थे। और इनमें से एक हैं हमारे अपने पाकिस्तानी असमर इसरार सफ़ी, जिनका ताल्लुक है, लाहौर में स्कूलिंग की थी और हार्वर्ड में ही अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे थे हिस्ट्री और सोशल साइंसेज में, और पिछले 4 सालों से ये प्रो पैलेस्टाइन एक्टिविज़म में शामिल थे। आज मेरी सफ़ी साहब से बात हुई और मैं उनसे पूछा कि उनके समेत कितने तुलेबा को इस तरह की सज़ा मिली है। It stands 15 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमें डिग्रियां नहीं मिल रही हैं, और जिसकी वजह से फैकल्टी, तकरीबन 500 फैकल्टी के मेंबर्स, 1500 स्टूडेंट्स ने पिटिशन एक साइन किया हमारी हिमायत के अंदर, और तकरीबन 1500 और लोगों ने हमारी जो कमेंसमेंट सेलिब्रेशन होती है, ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, उससे वॉकआउट किया ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकें कि वो इस डिसीजन के साथ नहीं खड़े हो सकते। एक और अहम बात जो बताने की वो ये है कि बावजूद इसके कि फैकल्टी, स्टूडेंट्स और ये बहुत सारे मेंबर्स ऑफ स्टाफ हमारे साथ खड़े हुए थे, हार्वर्ड कॉरपोरेशन जो बेसिकली एक गरवा है बिजनेस पीपल का और अमीर अलमनाए का, उन्होंने ये फैसला लिया कि हम 15 स्टूडेंट्स को, चूँकि हम लोग बहुत ज़ोर शोर से अपनी आवाज़ उठाते थे फ़लस्तीन के लिए इस कैंपस के ऊपर और मुस्तकिल उठाते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, हम सबको डिग्रियां ना दी जाएं। तो हाल में ये सिचुएशन है हार्वर्ड के अंदर और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने अपील किया हुआ है, हम देख रहे हैं कि हमें डिग्रियां हमें वापस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। बट फ़लस्तीन की बात जहाँ तक करने की आती है अमेरिका के कैंपसेस के ऊपर, हमें बहुत साफ नज़र आ रहा है कि किस हद तक ये इंस्टीट्यूशंस जा सकते हैं टू बी एबल टू सप्रेस हमारी आवाज़ें। अच्छा, अब हार्वर्ड में जो हुआ कि 4 साल फीस देने के बाद, सारे काम करने के बाद आपको ग्रेजुएशन नहीं करने दी, और बाकी जो कैंपसेस में हो रहा है हम देख रहे हैं कि कितना दबाव है और कितना तशद्दुद है किया जा रहा है। इससे क्या जो तुलेबा हैं वो अब खौफज़दा हो गए हैं और पीछे हटेंगे या और भी पुरजोश हो गए? देखिए, जहाँ तक मूड और एनर्जी की बात है हार्वर्ड के कैंपस पे और दीगर और कैंपसेस के ऊपर, एक तरफ तो डर मौजूद है। हमने पहले कभी इस तरह तशद्दुद होते नहीं देखा किसी भी स्टूडेंट मूवमेंट के ऊपर,
तलबा को जिस तरह से घसीटा गया है सड़कों के ऊपर, जिस तरह से प्रोफेसर्स को मारा गया है ज़मीन पे लिटाकर, हमने कभी नहीं देखा है। मगर एट द सेम टाइम एक और चीज़ जो सामने खुल कर आती है इस पूरी सिचुएशन की बायस, वो ये है कि हम ये देख रहे हैं पहली दफ़ा कि किस हद तक ये इंस्टीट्यूशंस जा सकते हैं हमारी आवाज़ों को दबाने के लिए, ख़ास तौर पे चूँकि हम फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं। मुस्तकिल हम लोगों ने देखा है कि एक के बाद एक यूनिवर्सिटी इसी तरह के स्टेप्स ले रही है, चाहे वो डिसिप्लिनरी सैंक्शन हो, चाहे वो हमें पनिश कर रहे हों, चाहे वो पुलिस हमारे ऊपर बुला रहे हों। और ये डिसीजंस ये यूनिवर्सिटीज़ अकेले नहीं ले रही हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ डिसीजंस डोनर्स के साथ मिलके, आउटसाइड प्रेशर के साथ मिलके, इजराइल लॉबी के साथ मिलके, हुकूमत अमेरिका के साथ मिलके मुस्तकिल तौर पे ले रही हैं। तो एक तरफ तो ये डर मौजूद है, दूसरी तरफ जब ये हक़ाइक़ सामने आते हैं तो हम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हमारी आवाज़ किस हद तक अहम है और किस हद तक इन सारी क़ुव्वतों को डराने के लिए मौजूद है। और इसी वजह से एक के बाद एक ये इनकैम्पमेंट्स तोड़ी जाती हैं, पुलिस बुलाई जाती है, उसके बाद फिर खड़ी हो जाती हैं, या लोग फिर से अब देख रहे हैं कि एक पैलेस्टाइन एक्सेप्शन टू फ्री स्पीच यानी आज़ादी ख्याल की जहाँ तक बात होती है, आप फ़लस्तीन की बात नहीं कर सकते अमेरिका के अंदर, ये चीज़ सामने खुलकर आ रही है, जिसकी वजह से एहतजाज मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की तादाद मज़ीद बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने कोई इतना बड़ा एहतजाज नहीं देखा था अनटिल अभी जब हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी, 1500 लोग एकदम से उठ के खड़े हो गए कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो वो सवाल जो है ना वो मुस्तकिल उठ के निकल कर आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले कभी भी इस तरह की पॉलिटिक्स के अंदर इंगेज नहीं करते थे या साथ मुलविस नहीं होते थे, वो इस सवाल को उठा रहे हैं, जो कि एक बहुत अहम बात है अमेरिका के लिए खास तौर पर, क्योंकि अमेरिका जिस हद तक इस जेनोसाइड को, इस जंग को, इस मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, वो कहीं पे भी नहीं एग्जिस्ट करता। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हम इस मोमेंटम को मज़ीद बढ़ाते रहें, और जहाँ तक मेरे स्कूल के ऑर्गेनाइजर्स का ताल्लुक है, हार्वर्ड का ताल्लुक है, हम लोग मुस्तकिल देख रहे होते हैं कि हमारे पास कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मौजूद है जहाँ पे हम फ़लस्तीन की बात मज़ीद कर सकें। और हाँ, मतलब मेरा बहुत कुछ दाव पे इस वक्त लगा हुआ है मेरे मुस्तकबिल का, बिकॉज मुझे सस्पेंड किया गया है, मेरी ग्रेजुएशन मेरे से रोक ली गई है, पर एट द सेम टाइम मैं बहुत खुश हूँ और बहुत इत्मीनान से ये बात कर रहा हूँ कि मेरी वजह से या मेरे केस की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं हार्वर्ड के अंदर जो अब सोच रहे हैं इस बारे में कि ये चीज़ अनफेयर थी, ये डिसीजन अनफेयर था, ये अनजस्ट था। जिस तरह से मुझ समेत 15 और लोगों को टारगेट किया जा रहा है और 70 और लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और लोगों को खड़े होने का वक्त अब सामने आ रहा है। तो जहाँ तक मूड और एनर्जी की बात है, जितना ज़्यादा दबाव हम लोगों को सामना करना पड़ा है उसकी वजह से सिर्फ ये हुआ है कि स्टूडेंट्स मज़ीद तादाद के अंदर निकल कर बाहर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स मज़ीद तादाद के अंदर बात करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो इन पर्सन कॉन्वर्सेशंस में हो, और चाहे वो फंड रेजिंग एफर्ट्स के लिए हो फॉर गज़ा। ज़ाहिर है क्योंकि सफ़ी साहब ने 4 साल गुजारे हैं अमेरिका में, उससे भी ज़्यादा, तो मेरे लिए लाजिम था कि मैं उनसे पूछूं कि अगली इलेक्शंस में बाइडेन के साथ क्या होने जा रहा है। जहाँ तक इस वक्त बात है अमेरिका के इलेक्शंस की, जो बाइडेन ने तो अपने पैर पे ज़रूर कुल्हाड़ा मारा है और जानते पूछते हुए मारा है, चूँकि वो एक बहुत आर्डेंट प्रो इजराइल सपोर्टर हैं और उन्होंने बहुत बुरी तरह से इस जेनोसाइड के अंदर ना सिर्फ इमदाद दी है इजराइल को, मगर एक पब्लिक फेसिंग तौर पे मुस्तकिल ये कहा है कि हम लोग इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो जितनी मर्जी गलतियां करें, चाहे वो जितनी मर्जी मैसेकर्स के अंदर हिस्सा रहे, चाहे वो जितनी मर्जी रेफ्यूजी कैंप्स को अटैक करे, आपको एक खुली छूट दे दी गई है। बट एट द सेम टाइम जो मसला ये है कि साथ में आपके पास डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं जो कि अपने तौर पे और ज़्यादा प्रो इजराइल हैं, और न सिर्फ प्रो इजराइल हैं बट रेसिस्ट और इस्लामोफोबिक बातों को भी करने से रोकते नहीं अपने आप को। तो जो चीज़ हमें नज़र आ रही है इस वक्त वो ये है कि बहुत सारे लोग, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो साउथ एशियन हों, चाहे वो अरब हों, जो फ़लस्तीन के बारे में ख्याल करते हैं, जो बात करते हैं फ़लस्तीन के बारे, जो एहतजाज के अंदर हिस्सा लेते हैं, जिन्होंने दबाव का सामना खुद किया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हम वोट देने से ही इनकार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रीन पार्टी, कॉर्नेल वेस्ट, इस तरह के जो दीगर कैंडिडेट्स हैं जो प्रेसिडेंसी के लिए लड़ रहे हैं, उन सबको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। बट ये कहना कि ये लोग इलेक्शंस जीत जाएंगे, अपने आप को धोखा देने की बात है। अलबत्ता ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है कहना कि एतमाद दोनों पार्टीज़ के ऊपर से, खासतौर पर इंटरनेशनल इशूज़ के लिहाज से, और डोमेस्टिक कॉन्वर्सेशन एक अलग कॉन्वर्सेशन, बट इंटरनेशनल इशूज़ के हिसाब से, जंग की हिमायत करने के हिसाब से,
बहुत सारे लोगों का वो एतमाद अब उठना शुरू हो गया है और अमेरिकी जमहूरियत के अंदर वो एतमाद उठना शुरू हो गया है, क्योंकि आप मुस्तकिल देख रहे हैं कि एक बहुत वसी तादाद के अंदर लोग निकल कर आते हैं, बात करते हैं कि हमें फ़लस्तीन के अंदर सीज़ फायर चाहिए, हमें इसराइल को वेपन्स और आर्म्स नहीं भेजनी है, इमदाद नहीं भेजनी है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर, मगर हुकूमत वही कर रही है जो वो चाहती है और वो वही कर रही है जो इसराइल चाहता है। और ये एक ऐसी रियलिटी है जो हम लोग देखते तो ज़रूर आ रहे हैं, बट इस लेवल के ऊपर हमने कभी नहीं देखा है। तो अमेरिकी अवाम के अंदर एक ये सेंटिमेंट जो है वो बहुत अहम है। मैं ये नहीं कह सकता कि बाइडेन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अमेरिका का अल्लाह ही हाफिज़ है, मगर एट द सेम टाइम ये ज़रूर है कि बहुत बड़ी सपोर्ट बेस जो थी जो बाइडेन की, जो कि जिन्होंने 2020 में जो बाइडेन को वोट दिया था डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, वो बहुत बुरी तरह से पुरएतमादी का मुजाहरा नहीं करते नज़र आ रहे हैं। और जो हालात लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी जो बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज थी अरब्स और मुस्लिम्स की ख़ास तौर पे, वो जो बाइडेन को अब वोट देंगे। तो ये थे सफ़ी साहब जो अभी शिकागो जा रहे हैं, और फिर अभी मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अनकरीब वो आएंगे लाहौर, वापस लाहौर आएंगे। एक जो थोड़ी सी पॉजिटिव बात है कि कुछ लोगों की उनकी अपनी भी जद्दोजहद की वजह से इनको एक रोड स्कॉलरशिप मिली है ताकि वो जाके इंटेलेक्चुअल स्टडी करें ऑक्सफोर्ड में। और वहाँ पर एक पेशकश है कि अगर वो आपको डिग्री नहीं दे रहे हार्वर्ड वाले, तो आपको यहाँ से भी मिल सकती है। उम्मीद है कि ये चले, बेस्ट ऑफ लक टू हिम, बेस्ट ऑफ लक टू हिम एंड मोर पावर टू यू। इसी के साथ हमारे बहुत बड़ी कुर्बानी है कि एक बंदा हार्वर्ड में रह के जो है वो अपना मुस्तकबिल दाव पे लगा दे एक कॉज के लिए। बहुत तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बखैर।